जी सर। जी बोलिए, फरमाइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, अगर प्री मेनोपॉजल पेशेंट में कॉम्प्लेक्स सिस्ट हमारे पास आती है जिसमें सॉलिड प्लस सिस्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो सर हम उसमें सारे ट्यूमर मार्कर्स कराएंगे जो कि जैसे बीटा एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एलडीएच। तो सर अगर वो नॉर्मल होंगे तो हम फिर CA 125 मांगेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना साइज लिमिट हो तो हमने उसमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन पे जाना है, क्योंकि सर पोस्ट मेनोपॉजल सिस्ट की जो मैनेजमेंट है वो तो गाइडलाइंस में बहुत क्लियर कट दी हुई है, लेकिन सर हम ना थोड़ा प्री मेनोपॉजल केस से रिलेटेड ना थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि किस लेवल पे आके हमने सर्जरी करनी है, कब हमने सीटी मांगना है और कब हमने ट्यूमर मार्कर्स करने हैं। सर ये थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी ठीक। तो पहली बात, तो आपने ट्यूमर मार्कर्स के जो नाम लिए उसमें CA 125 का नाम सबसे पहले होना चाहिए, जी जी। क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली यूज ट्यूमर मार्कर है, वो एपिथेलियल ट्यूमर्स का है। वो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लो है, लेकिन वो मोस्ट कॉमनली यूज है। एक जी सर। बात। दूसरी, ट्यूमर मार्कर्स के अलावा बाकी बेशक नाम ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है उनका, क्योंकि एनी ट्यूमर कैन बी पॉसिबल। लेकिन जो बचपन के ट्यूमर्स हैं, जैसे बीटा एचसीजी जो है, एचसीजी वो टेराटोमा का है, और अल्फा फीटोप्रोटीन जो है चाइल्ड बेयरिंग एज के हैं, तो उनके ज़रा बाद में नाम लीजिए, लेकिन पहले नाम वो लीजिए जो एपिथेलियल ट्यूमर्स मोस्ट कॉमन। एक बात। दूसरी बात, जी अच्छा सवाल पूछा आपने। ट्यूब जो आरसीओजी की गाइडलाइंस है उनको जरा पीछे कर लो। जी सर। हमारी पेशेंट की मैनेजमेंट है, पेशेंट की मैनेजमेंट वो डिपेंड करती है एज, पैरिटी और उसकी फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स। जी मैं दोहराता हूँ, आप सब ये बात बड़े ध्यान से सुनिए। इम्तिहान में अक्सर आप फंस जाते हैं ऐसी खाम खा कि उन्होंने सवाल है कि पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में, रादर प्री मीनोपॉजल एज ग्रुप में, अगर आपको कोई सिस्ट मिलती है जिसमें सॉलिड कंपोनेंट भी है और वो थोड़े फीचर्स सजेस्टिव हैं, तो RMI के, तो malignancy के इंडिकेशन, तो उसमें मिलते जुलते हैं, तो आपने क्या करना है, आप जो RCOG है पीछे रखो, पहले उस पेशेंट को सामने रखो। आपने कहना है, मैडम मैं इसकी एज, इसके कितने बच्चे हैं, पाकिस्तान में खर्च कोई नहीं कहने का मुंडा है कि नहीं है, क्योंकि बेटे की फिक्सेशन है पाकिस्तान में अभी भी है। तो उसकी पैरिटी और नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग और फ्यूचर डिजायर ऑफ फर्टिलिटी। क्या आपके पास पेशेंट नहीं आते जो ओवर 40 हैं और दे प्राइमरी सब फर्टाइल या बच्चे और पैदा करना चाहते हैं 40 के ऊपर? मेरे पास तो बहुत आते हैं। आते हैं सर। आते हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि शी इज 41, 42 और 43 इस तरह की एज है, अब हम उसकी फर्टिलिटी का कुछ नहीं कर सकते, उसको जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो फिर हमने कहना करेंगे, फिर हमने कहना है उसकी विल टेक केयर ऑफ हर फर्टिलिटी। एक तो ये हो गई बात। सो आपका सवाल का जवाब देने से पहले, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, and आप कहिए कि मैडम आई लाइक टू डिस्कस with her about her age, about her number of living children and future desire of fertility. ये तीनों को कंसिडर करके now it becomes very easy for you, very easy for you कि आप कहिए कि अगर उसकी फर्टिलिटी डिजायर कोई नहीं है, फैमिली कंप्लीट है, उसको हम मीनोपॉज की तरह ट्रीट कर लेंगे। वही जो गाइडलाइन RCOG का है वो अप्लाई कर देंगे, इरिस्पेक्टिव के मीनोपॉज नहीं हुई, पेरी मीनोपॉजल है या प्री मीनोपॉजल है, तो आप यू विल बी कंफर्टेबल। आपको कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता, आपको फेल नहीं कर सकता। आपने इन तीनों बातों को कहना है। और अगर वो कहती है कि नहीं जी मैंने तो बच्चे पैदा करने हैं, फिर आप जैसे ओवेरियन कार्सिनोमा स्टेज 1A, स्टेज 1A की मैनेजमेंट में ये शामिल है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन।
आप उसकी ओफ्रेक्टमी करेंगे और दूसरी ओवरी को बायोप्सी कर लेंगे और ये कर लेंगे, और ताकि उसकी फर्टिलिटी सेव हो, तो आप उसको फिर उस तरफ ले जाएंगे कि मैडम मैं इसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी करूंगी, लेकिन लेप्रोटमी से पहले उसकी काउंसलिंग करूंगी प्रॉपर कि जी हम ये स्टेजिंग लेप्रोटमी है, अगर स्टेज 1 है तो उसकी फर्टिलिटी की प्रिजर्वेशन हो सकती है 1A, लेकिन अगर 1A से आगे है फिर उसकी फर्टिलिटी की प्रिजर्वेशन नहीं होगी, वी आर सॉरी, देन वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ हर, जैसे 1B और आगे 2, 3, 4 की मैनेजमेंट है, फिर हम उस एरिया में चले जाएंगे। तो मैं दोहराता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये बहुत दफा आप ऐसे ही खामखा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहते हैं आरसीओ जी की एप्लीकेशन करूंगी, मैं सारा कुछ निकाल दूंगी, ये करूंगी, है चीज 43, उसका तो बच्चा ही कोई नहीं उसका, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता। आपने अप फ्रंट पहले ये इंफॉर्मेशन पेशेंट की, ये अप फ्रंट आपने पहले ये बात कहनी है, और फिर आगे आप यू कंफर्टेबल आरसीओ जी को ऐसे अप्लाई कर दो, यू पास। जी सर मतलब मेरा क्वेश्चन सर ये भी था कि अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिस्ट है विद सॉलिड कंपोनेंट्स या सॉलिड कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो सर इसमें हम ट्यूमर मार्कर्स के साथ साथ सीटी स्कैन भी मांगेंगे या सिर्फ ट्यूमर मार्कर्स पे ही हो जाएगा? बिल्कुल, उसकी जो असेसमेंट है वो क्लिनिकल है, वो जी ट्यूमर नहीं सर, अल्ट्रासाउंड पे सॉलिड कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी, 5 आप, सेंटीमीटर आपके सॉलिड पास, कॉम्प्लेक्स सिस्ट। तो आपको वो आरएमआई उसमें अप्लाई कीजिए, वो हाई रिस्क है, और चूंकि बेसिकली आरएमआई में सारे अल्ट्रासाउंड के फीचर्स हैं जो हम फीड करते हैं, कि उसमें सॉलिड कंपोनेंट है, उस मल्टीपल सेप्टा है, पेपिलरीज है, और फ्लूइड कैसा है, ये सारे फीचर्स हैं जुमलिग्नेंसी के, वो फीड करके फिर आरएमआई निकालते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट। तो और फिर ये करके आप ये कहिए कि जी ये फीचर्स हैं इसके, और अब आरएमआई को भूल जाओ, इसमें सॉलिड भी है और इसकी एज भी है और इसका हाई रिस्क है, मैं परसेंटेज भी नहीं, मुझे ज़बानी याद नहीं, मे बी 45% और सो, तो वो तो स्लाइड है तो एक ये इट इज सबने जो पॉसिबल, है यहाँ दिसोरी से नहीं, सबने जो है यहाँ एक मिनट मेरी बात कि वो अप्लाई करेंगे और उसको काउंसल करें, काउंसल 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 बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, बार बार दोहराना, काउंसल करके फिर उसकी हम लेप्रोटमी करेंगे उस तरह जिस तरह प्रिस्क्राइब्ड है इन द बुक, वर्टिकल इंसिजन के साथ, फिर फ्लूइड लेंगे, साइटोलॉजी करेंगे, और वो वगैरह वगैरह जो भी उसके फीचर्स है वो आपने, यू विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। जी सर। चलो फिर अब शुरू करें हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी फरमा सर दीजिए। जी जी सर, पहले तो मैंने आपसे बात करनी थी सर, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन के लिए हैंड रेस किया था सर, कोई देखता ही नहीं है और हर सब लोग इकट्ठे जंबल अप होके सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम शोर मचाती रहती हो बच्चों के साथ। और सर आधे लोगों का माइक ऑन होता है सर, देयर शुड बी अ डिकोरम ऑफ क्लास, और हर बंदा यहाँ पे बहुत अच्छी लोग हैं, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि हैंड रेज है सर, मेरा हैंड रेज पूरी क्लास में रहा और किसी ने मेरे से क्वेश्चन का मतलब पूछा नहीं, तो ये बात मुझे बुरी लगी, तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। जाज़बा भी एक बात सोशल मुझसे सीख लीजिए। जी सर। यू नो मैं सुबह जब निकलता हूँ 2-3 दुआएं मैं जरूर मांगता हूँ अल्लाह ताला से। पहली दुआ तो मेरी ये है जो मैं अल्लाह ताला से बार बार डेली जब भी मुझे मौका हो मैं वो दुआ दूँ, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार। ये इतनी खूबसूरत दुआ है। हमारा मौलवी तो हमें कहता है जन्नत यहाँ नहीं है,
जन्नत उधर है, ये टेम्परेरी है, ये वो बजट टेम्परेरी है, परमानेंट, इसको तो हमें मजा लेने दो। अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि ये तो हमारे लिए आसान करे, बेहतर करे, हम सबको उसके बरकतें मिले और वगैरह वगैरह। तो एक तो दुआ में ये मांग। आपने जो दूसरी बात कही, दूसरी बात वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे आज का दिन नेक लोग मिले, अच्छे लोग मिले, और ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे। उसी में ये शामिल है जो आपने बात कही, इससे मुझे याद आई ये बात कि आप हर बात को अच्छा ही जानो, अच्छा ही जानो। आपके दाएं बाएं जो हैं उनमें अच्छा ही देखो, उनमें ये कभी नेगेटिविटी को दूर फेंक दो, घर में भी ना रखो, उसको कहीं गड्ढे में डाल दो। हर एक में कोई खूबी है, हर एक अच्छा इंसान है, आपको देखने की जरूरत है। तो आपके साथी आपको बोलने नहीं देते, अब आपका सवाल पहुंच जाएगा। आज पहुंच ही गई ना आप, तो पहुंच जाए, कोई बात नहीं है। तो इसलिए गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। सर मैं गुस्सा नहीं थी, मतलब बड़ा मेरी अजीब लगा। जाज़्बा खत्म नहीं हुई। जी तीसरी, सर। जब आपको गुस्सा चढ़े किसी बात पे भी, बिफोर यू से एनीथिंग काउंट 10, बिफोर यू रिएक्ट रिस्पॉन्ड काउंट 10। क्योंकि आप उस गिनती से पहले जो बात कहने वाले हैं, 10 के बाद आपका गुस्सा आधा हो जाता है, बात नरम कहेंगे, आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी, आपका प्यार बढ़ेगा, आपकी खुशियां बढ़ेंगी। तो मैं इसी पे इत्तफा करता हूँ। मैं तो इस टॉपिक पे पूरे घंटे का लेक्चर देता हूँ अपने जो मेरे जूनियर डॉक्टर थे या मेरे स्टूडेंट होते थे। आई लव टू टॉक अबाउट इट। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, एक तो अल्लाह से दुआ मांगो, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, कि हमारी दुनिया अच्छी कर अल्लाह मियां। और नंबर 2 कि हमें नेक लोगों से वास्ता पड़े। नंबर 3, जो बड़े कहते थे, तो गुस्से को पी जाओ, अच्छी बात देखो, किसी में भी अच्छाई देखो, चाहे बंदा कितना बुरा है उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई है, उसमें भी कोई अच्छी बात है। तो इसलिए आप आज सवाल पूछो। लो जी, किसी ने नहीं बोलना, जाज़बा ने मुझसे सवाल पूछना है, पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मैंने एक पेशेंट देखी थी, शी इज़ 42 ईयर, para 6, abortion 0, all SVDs. Sir, her presenting complaint is irregular vaginal bleeding for the last 6 months. Sir, or on examination, abdomen pe there is not significant finding thi. Sir, however, on speculum examination, there is a growth which is protruding out from the os, but I cannot see any cervical lip around that growth. Sir, however, on bimanual examination, I can feel the lip, but these are sir like कि वो बहुत मुश्किल से मैं around feel हो रहे थे, लेकिन that is very difficult के वो हैं. Sir, and stalk of that growth is not reachable. ना, बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, इससे बहुतों का भला होगा। बात यह है कि ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन यू सी ए ग्रोथ, और आपको सर्विक्स से उसके इर्द गिर्द दिखाई नहीं देती। तो आप जी आप आज अगर नोट्स लिख रहे हो तो लिख लो प्लीज, ये जाज़बा का नाम ऊपर लिख के उसके नीचे 2 बातें। आप इसको एक डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैडम दिस कुड बी सर्वाइकल पॉलिप, इट कुड बी एंडोमेट्रियल पॉलिप। और सर्वाइकल पॉलिप 3 तरह के होते हैं, एक फाइब्रॉइड पॉलिप, एक दूसरा एडिनोमेटस पॉलिप, और तीसरा कैंसर पॉलिप, मैलिग्नेंट पॉलिप। और एंडोमेट्रियल पॉलिप 4 तरह के होते हैं, वो 3 पहले जो सर्विस के बोले हैं वो भी उसमें, एक एडिनोमेटस पॉलिप, फाइब्रॉइड पॉलिप, प्लेसेंटल पॉलिप and malignant polyp. So I can see only a growth lying in the vagina. I don't know whether it is coming from cervix or it is coming from above endometrium. So these are the possibilities. आप
पास हो। आज की मेरी ये टिप लिख ले, मैंने कहा था कागज पेंसिल लेके लिख ले। इफ यू सी अ ग्रोथ lying in the vagina and you don't see any part of the cervix, तो आप नहीं कहेंगे सीधा ये कैंसर सर्विक्स, आप कहेंगे कि वो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो। आपको इतना सर्टेन है कि वो कैंसर सर्विक्स है, वो उसका कहिए मैडम इट कुड बी अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स, सबसे पहले मैलिग्नेंट पॉलिप, फिर फाइब्रॉइड पॉलिप विद अल्सरेटेड सरफेस एंड एडिनोमेटस पॉलिप, इस तरह कह दीजिए। लेकिन कहिए ये 3 नीचे वाले 4 ऊपर वाले, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, कोई नहीं फंसा सकता। आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिल्कुल सही है। आप अकेला कह दीजिए कि ये कार्सिनोमा सर्विक्स है, कैंसर सर्विक्स है, और वो बाद में आपको घुमा के ले आते हैं कि ये तो फाइब्रॉइड था, सरफेस अल्सरेटेड, खा उसको एक बहाना मिल जाता है आपको फेल करने का। तो आपने कहना है कि आई रिपीट, इफ यू ऑन स्पेकुलर एग्जामिनेशन you see a growth lying in the vagina and you don't see cervix, so you don't know whether it is rising from the cervix or from coming from above. तो आप ये कहिए कि मैडम there is a growth lying in the vagina, I don't see any part of the cervix around it. The possibilities are it could be arising from the cervix, it could be arising from endometrium. If it is arising from cervix, it could be malignant, it could be fibroid, it could be adenoma. Or if it is arising from above, endometrium, it could be polypoidal, adenomatous, fibroid, placental and cancer. फिर वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी आपकी इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, उसमें फिर वो आप माहिर हो, उसमें आपकी किताब आ जाएगी, फिर आपको कोई फंसा नहीं सकता। सर उसकी जनरल अपीयरेंस तो चेंज होगी ना, लाइक जो एंडोमेट्रियल पॉलिप होगा वो तो वेलवेटी होगा और जो सर्वाइकल होगा वो पिंकिश होगा। आपने चारों नाम बोल दिए हैं, सातों हैं, तो फिर हर एक के फीचर्स आपको पता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हर एक के फीचर बोलेंगे आप। अगर ये ब्लीड करता है ऑन टच और लॉट ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल अराउंड, तो मैंने जैसे कहा फिर राइजिंग फ्रॉम सर्विक्स पहला डायग्नोसिस कार्सिनोमा हो गया। अगर वो इट इज कवर्ड रेड, तो ये राइजिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियल पॉलिप हो गया, पॉसिबली एडिनोमेटस। मतलब वो फिर आपने नाम सातों बोलने हैं, उनका ऑर्डर ऊपर नीचे कर लीजिए। जी सर वो जो मैं ग्रोथ थोड़ा बता देती हूँ सर। दैट ग्रोथ इज व्हाइटिश इन कलर, इट लुक लाइक अ फाइब्रॉइड पॉलिप। हाँ, तो फाइब्रॉइड तो इट वाज, कहिए पहला हमारा हो गया डायग्नोसिस कि इट इज कमिंग फ्रॉम अबव, एंडोमेट्रियम फाइब्रॉइड पॉलिप पहला। दूसरा इट कुड स्टिल बी, वो बाकी के 7 नाम आपने ले लेने पॉलीपॉइडल ग्रोथ के, फिर आप यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। ये 7 से बाहर नहीं हो सकता। सर मुझे सिर्फ ये बता दें सर, इसके अंदर अब मैंने जो मुझे सर्वाइकल लिप फील नहीं हुए क्योंकि मुझे नहीं नजर आया स्पेकुलम पे ऑन बायोमैनुअल, तो मैं इसका पेप स्मीयर तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए नहीं ले सकती। मुझे बिल्कुल आप कहिए कि ये पहले मैं इस पॉलिप को जो भी है डायग्नोस करके फिर पेप स्मीयर की तरफ जाऊँ। इम्तिहान में कहिए कि in this case I cannot collect pap smear because as you said this mass is covered by purulent material or by blood or necrotic material, जो भी नाम लेना चाहे आप, जैसा नजर आए आपको। इसलिए पहले मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगी, फिर जब सर्विक्स नजर आएगी फिर भी पेप स्मीयर लूंगी, अभी नहीं ले सकती। इनकार कर दीजिए बस, ठीक है, यू आर ऑलराइट, यू पास। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि इसी वजह से ना मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि इसके अंदर वो नजर तो आ नहीं रहा लेकिन आई कैन फील ऑन बायोमैनुअल, तो दैट्स व्हाई आई कांट टेक इट ऑन डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। जी कोई बात नहीं, आप उसको इधर से ही सातों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में घुमाएंगी तो आप पास हो जाएंगी। बाय मैनुअल इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आप जो ही आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, if there is a mass lying in the vagina,
You don't see cervix. आपने ये अल्फाज बोलने हैं. There's a mass lying in the vagina. उसकी surface इस तरह covered है by blood, by pus, by necrotic material. जो भी नजर आ रहा है आपको, उसका size ये है. Because I cannot see any cervix, it could be arising from the cervix, it could be arising from endometrium. ये दो अल्फाज तो बोल दिए ना. अगर सर्विक्स है तो ये है, अगर एंडोमेट्रियम का है तो ये है. बस ठीक हो गया. थैंक यू सो मच सर. चलो तो तुम्हारा गिला जो है उतर गया. जी सर, वो मैं थोड़ा सा खफा हो गई थी. खफा नहीं होते जिंदगी में. बिलीव इट. अगर आपको बताऊं तो बढ़ा कर नहीं बता रहा. I have been married more than 50 years. मुझे ये बताइए कोई मेरी बीवी से लड़ाई आखिरी कब हुई होगी? सर रोजाना ही होती होगी. Honestly, पहला महीना 2 महीने, उसके बाद 50 साल में मैं आज तक मेरे बच्चों ने हमें ऊंचा बोलते नहीं देखा. ओ सॉरी सर, फिर तो ठीक है. जी, बिकॉज वो मैंने जो बात कही है, बिफोर यू से एनीथिंग काउंट 10. काउंट 10. आपका गुस्सा उतर जाता है. आप गुस्से में बहुत अनशब्द बोल देते हैं जो लड़ाई को बढ़ाता है. यस सर. चलो, तो अनीमिया की बात करने वाले थे और सादिया से सुन के, और वो कोयटा से बोल रही है. चलो जी, सादिया बीबी बोलिए. जी सर. So my patient, Mrs. Amina, wife of Mr. Akbar, 25 years of age, married for 7 years. This is first marriage of both partners, non-consanguineous marriage. She got a secondary education, resident of Hazarganji, 1 hour distance from the Index Hospital. She is Gravida 5 para 3+1. She is not sure of her dates, but according to the patient, this is her second week of 8 months. She visited Kota Civil Hospital OPD on 15 September 2021 with the complaint of easy fatigability and shortness of breath with palpitations from 1 week. This is her planned spontaneous conception. She assumed herself pregnant when she missed her periods and confirmed this pregnancy by the urine pregnancy test. She had complaints of nausea during the first trimester with no vomitings, and she did not take any medications for the same complaint. She did not had antenatal visit during the first trimester, and the chronicity and immunicity of the babies were not determined during the first trimester. Blood and urinary investigations were not done, and folic acid was not prescribed. Blood pressure was not checked. She felt fetal movements during the 5th month of pregnancy. When she visited a nearby doctor, her ultrasound examination was done and blood pressure was checked. It was told to her that she had a twin alive intrauterine pregnancy, cardiac activity of both fetuses present, and the gestational age was not told to the patient. Her blood pressure was normal during this visit. She was prescribed iron tablets, but later on she stopped taking these medications due to the nausea, vomiting, and diarrhea with abdominal cramps. But then she was given 3 doses of iron infusion without determining the hemoglobin level and type of the anemia. Her anomaly scan and anti-scan was not done according to the patient. Her tetanus vaccination was not done, and according to the patient, her perception of abdominal growth is normal, and she had her antenatal visit. She had her second antenatal visit during the 8th month when her ultrasound was done, and she was told that her ultrasound examination is normal. However, at this time again, she was not told about the gestational period of the babies, and according to the patient, she did not have any complaint of abdominal pain, vaginal discharge, vaginal bleeding, माइक के increased पास frequency मुंह of करके बोलिए जरा. थोड़ा सा माइक के पास हो जी. she did not have a complaint of abdominal pain, vaginal discharge, vaginal bleeding, increased frequency of urination, increased thirst, increased appetite during second, third, and first trimester. However, and there is no complaint of no complaint of fever, flu, rash during the first trimester.
Now, she presented at 8th month of pregnancy with a complaint of shortness of breath and easy fatigability. From 1 week. According to the patient, she developed shortness of breath after walking a few steps, but after walking a few steps and she cannot do her household activities easily. This एक is मिनट affecting प्लीज। her. एक तो माइक के पास होकर बोलिए, जरा थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए, मुझे आपकी पूरी बात समझ नहीं आ रही। जी फिर बोलिए, जी बोलिए। ओके सर। जी सर अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक आ रही है। अब जरा माइक के पास होकर बोलिए ना, फिर ठीक आती है। जी जी सर। हाँ ये आप ठीक। According, G. She presented at 8th month of pregnancy at civil hospital OPD with a complaint of shortness of breath and easy fatigability. According to the from 1 week, according to the patient, she cannot do her household activities easily due to short of breath. But there is no complaint of chest pain and chest pain and any pulmonary diseases or any cough. There is no complaint of bleeding from there is no complaint of mouth, gum bleed, nasal bleed or parectal bleeding. There is no complaint of any blood thinning agents taken during this pregnancy and during any previous pregnancies. There is no complaint of worms in the stool with perineal itching and according to the and the obstetrical history, she is para 3+1. Her first pregnancy was 5 years back, with inter-pregnancy interval was 1 year. All the pregnancies were unbooked. All deliveries were conducted at a hospital. And there was no regular antenatal visits during all the pregnancies. During the first pregnancy, she had history of blood transfusion during the 9th month due to the same complaint, shortness of breath. However, blood investigations were not carried out before transfusing blood. Her second and third pregnancies were unbooked as well, and there was history of raised blood pressures during the both pregnancies, and she was not compliant with the medications. And then all deliveries were conducted at home. All the babies were vaccinated and breastfed for 3 months. There was no history of antenatal, intrapartum, and postpartum complications. And the second and third pregnancy, blood pressure was not checked after the delivery. She had miscarriage, 3 months miscarriage, and the cardiac ultrasound examination was not done according to the patient, and it was a spontaneous miscarriage with no excessive bleeding. According to her menarche, she had menarche at the age of 30. According to her patient, she had menarche at the age of 13 years. With the regular cycle, no history of menorrhagia. And with the regular menstrual cycles, she has no history of intramenstrual bleeding, postcoital bleeding, dysmenorrhea, and dyspareunia. She took contraception for 2 years. She took oral contraceptive pills. And there was no any complaints with the OCPs. And she took injectables for 2 months. And there was no history of pap smear. Personal medical and gynecological history, there is no history of evening rise of temperature with a chronic cough, no history of any chronic illness like chronic liver disease, malaria, and there is no history of any surgical, there is no any surgical history. Regarding her family history, her mother was hypertensive, but there is no history of bleeding disorders in the family, no history of thalassemia in the family. There is no history of diabetes mellitus, cardiac disease, chronic kidney disease, or history of the congenital anomalies in the family. Regarding her personal history, her sleep was normal, but appetite is disturbed. She denies history of meat intake meat intake during pregnancy. However, fresh fruits and vegetables she is taking regularly. There is no history of any oral ulcers, and she was taking tap water for the drinking purposes. Regarding her socioeconomic history, her husband is a laborer earning 500 to 700 per day. She lived in a house made of mud, and her basic necessity of life is met with difficulty. On examination, the young lady sitting. बस रुक गए। That's Sadia. जी सर। Very detailed and good history. लेकिन थोड़ा सा आपकी आवाज ऊंची नीची होती रही, या मेरी स्क्रीन पे आता रहा कि आवाज नहीं आ रही। जरा आप माइक के पास होके बोलिए ताकि एवरीबॉडी कैन हियर। लेकिन
इसके साथ मैं आपको बताऊं कि आपने पूरे नियरली 12 मिनट लिए हैं ये हिस्ट्री प्रेजेंट करने में, और आपको टोटल 15 मिनट मिलते हैं पहले हिस्ट्री प्रेजेंटेशन, एग्जामिनेशन की प्रेजेंटेशन, और कोई आपने इन्वेस्टिगेशन मांगनी है, पूछनी है वो, तो आपने कुछ ज्यादा वक्त गुजार दिया। 6 से 7 मिनट होने चाहिए हिस्ट्री के, आपने डबल। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? आपने कोई हर तरह की डिटेल जो बताई मुझे, लेकिन मैंने हर दफा मैं कहता हूँ कि आप पेशेंट का जो जैसे हिस्ट्री लेते हो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचो और फिर उसके फोकस्ड सवाल पूछो, ताकि वो इतनी सारी डिटेल जो है ये 3rd ईयर में हमें सिखाई जाती है, हम वही दोहराते हैं, ऐसा आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए इसमें बिकॉज शी इज ए केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी और अनश्योर ऑफ डेट्स 2, तीसरा पॉसिबल अनीमिया, चूँकि उसको आयरन वगैरह मिल चुका है, और ये 3 प्रॉब्लम को आपने फोकस करना था। एक अनश्योर ऑफ डेट्स, नंबर 2 ट्विन प्रेगनेंसी, नंबर 3 इस वक्त अनीमिया इतना है कि शी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 3 बातों का फोकस कर, तो वो तीनों बातें फोकस ना हुई आपकी, क्योंकि अनश्योर ऑफ डेट्स है तो इस पे कि जी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा ही इरेगुलर है, ये वो इस तरह की बात करनी थी। और जैसा आपने कहा उसका पहला अल्ट्रासाउंड ना एनॉमली स्कैन हुआ ना कोई हुआ, तो लेकिन उसके रिलेटेड सोशली भी श्योर नहीं है डेट्स की वगैरह, और फिर ट्विन प्रेगनेंसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, पास्ट हिस्ट्री नहीं है वगैरह, और फिर उसकी मेल फॉर्मेशन आपने बोल दिया। तो फोकस ऑन टू दिस। इसी तरह अनीमिया का आपने बड़ा हल्का सा बोला कि उसको पहली प्रेगनेंसी में भी ब्लड लगा था और उसके डाइटरी हैबिट्स वगैरह वगैरह, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आज का मैसेज टेक होम आपके लिए ये है, आप 6-7 मिनट में हिस्ट्री को प्रेजेंटेशन इस तरह से कीजिए। हिस्ट्री लेने में तो आपको आधा घंटा देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है उसको स्क्वीज कीजिए ताकि वो उतने वक्त में हो जाए। अब रह गया जी आज का, जैसे मैंने कहा, शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स, शी इज ट्विंस एंड शी इज अनीमिया। हमारे पास हम तीनों अलग अलग पूरे टॉपिक हैं फॉर डिस्कशन। अनश्योर ऑफ डेट्स को आपने कैसे करना है, और ट्विंस को आपने क्या मैनेजमेंट करनी है इम्तिहान में, और अनीमिया। आज मेरा ख्याल है हम इसमें से फोकस करके अनीमिया उठा लेते हैं, अनीमिया की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप चाहेंगे इसको अगले क्लास में फिर कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर कोई और नई हिस्ट्री ले आए अनश्योर ऑफ डेट्स की, ट्विंस की, वो कर लेंगे। लेकिन आज अच्छा जी, ये पेशेंट है, इसको सांस चढ़ता है और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, और वो इंट्रावेनस इनको कुछ आयरन भी मिल चुका है और अनश्योर डेट्स है। आप इसको कैसे सादिया बीबी मैनेज करेगी आप इस पेशेंट? फॉरगेट अबाउट अनश्योर ऑफ डेट्स, के स्पेशल उसके लिए और क्या करना है। हम वी आर फोकस ऑन टू आवर एनीमिया टुडे। ये बताइए जी sir. First of all, sir, as this patient is complaining of shortness of breath, easy fatigability, and she is non-compliant with the visits, so I will admit this patient in the ward, and I will order some investigations to know the hemoglobin and its type of anemia. Meanwhile, or as on physical examination, PLR was positive, so I will transfuse 1 unit of Paxils as she is. अभी तो हम टेस्टों पे हैं, तो ट्रांसफ्यूजन से क्यों कॉल या यू बेगिंग मी कि मुझे फेल कर दो बाबा। हम पहले उसके टेस्ट सेट करेंगे, फिर बताएंगे, फिर उसको करेंगे। इम्तिहान में तो ऐसे ही करना है आपने। तो ट्रांसफ्यूजन पे भी पहुंच गई।
Ma'am, sir, she was short of breath. That's why I want to transfuse 1 unit, तो as she has risk of preterm delivery due to twins. And meanwhile, I will assess her hemoglobin, and that's. रॉन्ग 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 रॉन्ग। अच्छा। अब बिल्कुल ये कोई इमरजेंसी में बेहोश पेशेंट नहीं है कि उसका बाकी सारा कुछ छोड़ दो, है उसको रिवाइव करो, ACLS करो, उसका उसका पता नहीं क्या क्या करो। शी इज नॉट दैट पेशेंट। इसको एडमिट किया मैंने, क्या मान लिया आपने, आपके उसकी पूरे इन्वेस्टिगेशन होनी है ताकि हमें पता चले सेवेरिटी ऑफ एनीमिया, टाइप ऑफ, फिर वो सारा कंफर्म करने के बाद फिर हम ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो उस पर जाएंगे ट्रीटमेंट पे। आपने पहले ही वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है आमदे में रस्ते ची ब्लड ला, ऐसी बात नहीं है। एनीमिक पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ इज नॉट दैट ACLS वाली बात हो नहीं उसकी हो रही कि रिवाइव करना है उसको एडमिट किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने कहा मैं करूंगी, वो मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक किया। आगे फिर डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछिए ये टेस्ट करके उसका एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाना चाहती हूँ कि वेदर इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनी अदर टाइप। ये बोल के आयरन डेफिशिएंसी कुछ टेस्ट बोलिए आप कि करने के लिए कि डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसके लिए मैं ये टेस्ट करूंगी और फिर वो कंफर्म करने के बाद फिर बात को आगे चलाएंगे। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीच में टोक दी, ये तो आपने पक्का कर लिया कि मुझे फेल करो। ना 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 खुदा न करना। जब मैं एग्जामिनर था सारे बलोचिस्तान में कोई FCPS नहीं था। पहली लड़की को हमने सिर्फ इस वजह से पास कर दिया कि बलोचिस्तान की कितने पास करो ना, ताकि वो जाके वहाँ सुपरवाइजर बने, वहाँ लड़कियां ट्रेन, वरना सब लड़कियां कराची जाती थी ट्रेनिंग के लिए और वो फिर बाद में बहुत बड़ी प्रोफेसर बन गई वहाँ पे, और मैं नाम नहीं बताता उसका। अगर तुम गैस करना चाहो तो पूछ लेना सबसे पहले FCPS कोयटा से किसने किया था, वो माशाल्लाह अभी भी है, वो बता देंगी मैंने किया था। फिर उसको ना कहना कि राशन ने क्या कहा। आप जंप ना कीजिए आज का सब सर। जी सर। आप सबको मैसेज कि आपने एडमिट किया है पेशेंट को, आप कहेंगे जी रजिस्ट्री मैंने ले ली है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया है, तो अब मैं ये टेस्ट करूंगी इन्वेस्टिगेशंस। वो इन्वेस्टिगेशन बोलिए जी, तो इम्पोर्टेंट कि तो वो दैट विल गेट यू मार्क्स। तो मैं ये टेस्ट करूंगी, उसका PCV करूंगी, उसका MCSC करूंगी, उसकी ब्लड फिल्म करूंगी और उसके फेरेटिन लेवल करूंगी, जो भी मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, आपने बोलना है ये। मैं ये टेस्ट करके कंफर्म करूंगी, आप बोलिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ओके सर, ठीक। फिर उसके बाद आएगा कि जब आयरन डेफिशिएंसी, फिर रूल आउट कर देंगे UTI नहीं है और बाकी के सारे उसका ब्लड ग्रुप भी कर लेंगे, वो दो अदर टेस्ट हैं रूटीन के। फिर जब आपने टेस्ट कर लिए फिर आप कहें कि माय मैनेजमेंट विल डिपेंड अपॉन नंबर 1 हर सिम्टम्स, नंबर 2 ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के उसकी डिलीवरी कब होनी है, और नंबर 3 सेवेरिटी ऑफ एनीमिया। ओके सर। के ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल टेल यू टाइम कितना है उस एनीमिया को करेक्ट करने के लिए, और कि उसको आपने ब्लड देना है कि पैरेंटल आयरन देना है कि ओरल पे डालना है। ये 3 बातें अगर आप बोल देती तो आप पास थी। तो एनीमिया का पेशेंट आपके पास आए तो आपने हिस्ट्री लेके सारा कुछ, जैसा सादिया ने बोला, I'll admit her जो कि she is short of breath, तो एडमिट करके I'll take detailed history, do complete physical examination, especially of heart and lungs. और तो क्या हर dyspnea और shortness of breath could be due to heart। तो ये करने के बाद फिर मैं ये टेस्ट बोलूँगी, टेस्टों के नाम बोले,
अब आप फिर बोलिए जी सादिया बीबी, आप क्या टेस्ट करेंगे इसको? Sir, I will order a complete blood count गुड and with peripheral smear. On जी। a complete blood count, I want to see her hemoglobin, her main cell volume, MCH and MCHA, and गुड। peripheral smear. तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप, क्या रिपोर्ट होगी पीसीवी एमसीएससी की? If these values are low, then in iron deficiency anemia, these all values will be low. और दे आर लो। गुड। जी तो आपको फिगर्स याद हैं कुछ इनकी, पीसीवी कितना होता है नॉर्मली, एमसीएससी कितना होता है? जी सर। बोलिए, सर बहुत साथ बोलिए। जी जी सर, hemoglobin should be more than 10.5 in second and third trimester, and it should be more than 11 grams in the first trimester, and MCH should be between 20. If it is below 27, it is iron deficiency anemia, and it should be between 27 to 33 picograms. MCV should be between 79 to 96 femtoliters, and MCH. What about ferritin level? Will you do that? इसमें If yes, I want to know her iron stores, so I will do ferritin levels. गुड, हो गया ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंफर्म हो गया जी। और लेट्स से कि उसकी हीमोग्लोबिन है 8 ग्राम %। Sir, then I यही will पेशेंट है, calculate. जी यही पेशेंट है जो भी आपने हिस्ट्री बताई, उसकी हीमोग्लोबिन हमने की तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और जी हीमोग्लोबिन इस वक्त है 8 ग्राम्स। फिर क्या करेंगे? जी Sir, then I will first calculate her iron deficit by with the formula to know how much. वो फार्मूला बोलिए। Ji sir, that is hemoglobin, the standard hemoglobin which should be in the during the trimester minus patient hemoglobin माइक into के रह के बोलिए, ये हीमोग्लोबिन परसेंटेज। hemoglobin percentage minus patient's hemoglobin percentage multiplied by 2.21 or multiplied by weight of the patient plus 1000. ये वेट ऑफ द पेशेंट क्या किलोग्राम में है, पाउंड्स में? kgs में है सर। ठीक, तो ये कैलकुलेट कर लिया आपने, जी फिर क्या निकल आया जी? ये उसकी डेफिशिएंसी है जी। then I will give her iron infusion as she has developed symptoms of ठीक। urological symptoms. आपने कहा नाउ वी कम क्लोजर टू द पेशेंट कि ये 8 महीने का पॉसिबली एमेनोरिया है और प्रेगनेंसी है और ये इस वक्त उसकी हीमोग्लोबिन 8 ग्राम्स है। आपने कहा कैलकुलेट करके वो आयन इंट्रावेनसली देंगे कि टीटीआई देंगे? सर इंट्रावेनसली देंगे। इंटरप्टेड इंजेक्शन दे देंगे उसको, चलो ठीक है। उस कोई सॉल्ट की प्रिपरेशन का नाम याद है आपको जो इंट्रावेनसली देना है? Sir, intravenous preparations are available like iron sucrose and iron polymaltose complex. चलो ठीक। आप वो कितने टीके दोगी उसको? Sir, I will give her 4 to 5 doses of the iron infusion. ये जो आपने एक फार्मूला लगा के कैलकुलेट जी किया था जी जी और उसमें ये सर कवर हो? सर उसमें इसका 1250 अगर डेफिसिट आ गया तो 1 infusion 200 milligram and 1 infusion. बोला था इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे, आपने इन्फ्यूजन नहीं बोला, आपने इंट्रावेनस इंजेक्शन बोला और वो भी बोला 4 से 5। तो क्या वो कवर कर देगा इस पेशेंट में? So I am correcting her hemoglobin without storage. जी माइंड आपने 4-5 टीके लगा दिए उसको आयरन सॉल्वेंट के, तो फिर उसके बाद क्या करेंगी इस पेशेंट में? लग गया, उसको दाखिल किया, हिस्ट्री ली, फिर उसको इंट्रावेनस के 4 टीके 4 दिन में लग गए। चलो आगे चलिए।
I'll keep admit. आई I'll के keep. पास होके बोलिए। Sir, I will continue our fetal and maternal monitoring. ये I will. जी sir. वो आपने दाखिल की हुई है ना, वो दाखिल ही रहेगी डिलीवरी तक। No, sir. She is 8 months and she is a twin pregnancy. So, I after giving her iron doses, I will counsel her about about any symptoms like pain or vaginal discharge, decreased fetal movements, and will send her home as she has 3 kids at home, and she will call her will call her in 1 week for antenatal checkup. अच्छा चले। एंटी ये 8 ग्राम जो है आपके 4 टीकों के बाद कितने दिन में ये हो जाएगा रिक्वायर्ड लेवल तक? Sir, it will take 2 weeks. अब जब आप आयरन दे देते हैं इंटरवीनसली, तो 2 हफ्तों के बाद आप पूरा आयरन कैलकुलेट करके दिया, उसकी हीमोग्लोबिन हो जाएगी 11 ग्राम %। 2 हफ्ते बाद जी नहीं सर, विल चेक हर रिस्पांस जी बाय विद हेमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट। तो क्या वो फिर कितनी देर में हो जाएगा वो उसका जो हमें ऑप्टिमम लेवल चाहिए या जिस लेवल पे हम चाहेंगे कि वो डिलीवर? We will check her hemoglobin whether it's improved or not. 2 to 3 weeks में response we'll see, and if and अच्छा देखा ना आप, अच्छा बड़ा हिस्ट्री अच्छी बला करके अब आपने कंफर्म कर दिया कि आप फेल। हाँ, ऐसा नहीं है, आपको कहना चाहिए था कि 32 वीक्स पे है एक, नंबर 2 ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी जो टर्म डेट निकाली जाती है उससे 2-3 हफ्ते पहले डिलीवर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली अब 32, अब वी गॉट 5 वीक्स मैक्सिमम, कुड बी अर्लियर। तो उस 5 वीक्स में इसको वहाँ तक, और अगर आप जब आयन देते हैं इट टेक्स यू हाउ लॉन्ग टू गेट द ऑप्टिमम लेवल? 2 to 3 weeks, 3 to 4 weeks in non-pregnant and in pregnant. जी नहीं, अब वो तो अचीव ना हुआ आपने, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा ये ट्रिकी सा जोन है। आपने खुद ही 32 वीक्स वाली पेशेंट प्रेजेंट की है। ये 32 बड़ा ही, क्योंकि 32 के बाद किताब के मुताबिक, मैं अब बाद में आऊँगा हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, किताब के मुताबिक इंट्रावीनस आयन से आपकी हीमोग्लोबिन 10 और 11 ग्राम के दरमियान नहीं होती बाई द 37 वीक्स। इसलिए इसकी करेक्शन किताब के मुताबिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और फिर वो एक बैग ब्लड का कितनी रेस करता है, 2 कितना करता है, ये वो बात है। तो इसलिए इसका तो जो आपके मैनेजमेंट में आना चाहिए, द पेशेंट ट्विन प्रेगनेंसी अनश्योर ऑफ डेट्स और पॉसिबली 8 मंथ में है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ, इसकी तो कही कि जी बिकॉज शी इज सिम्टोमेटिक एंड 8 ग्राम है, मैं इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दूंगी। हाँ, अलबत्ता उसके रिजर्व बिल्डअप करने के लिए उसको आयन आप दे सकते हैं, अगर वो ओरली एक्सेप्ट करती है ओरल, नहीं तो चूँकि ओरल और पेरेंटल में स्पीड ऑफ रिकवरी में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए ओरल देने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन ये चल, मैं यहाँ पे चूँकि अभी रह गए हमारे पास सिर्फ 12-13 मिनट, मैंने जो लेक्चर बनाया है शॉर्ट, आप नोट्स ले लीजिए, वो प्लीज़ नोट कीजिए, तो उसमें आ जाते हैं। अगर आपके पास कागज पेंसिल लिख लीजिए। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, नियरली 50% women are anemic
और WHO के मुताबिक के 11 ग्राम जो है वो ऑप्टिमम लेवल है, उससे कम हो तो WHO उनको एनीमिक कहता है। और मोस्ट कॉमन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, आयरन को ना लेने की वजह से, हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से, वर्म इन्फेक्शन और ब्लीडिंग पे आपने अपनी हिस्ट्री में एम्फेसाइज नहीं किया था कि उसको कोई मेनोरेजिया, को पाइल्स, कोई नहीं, ये अल्फाज नहीं बोले कि ब्लीडिंग हिस्ट्री होती है वो पहले ही नहीं को चले, बिल्कुल ठीक बताया होगा, मतलब मैं कहता हूँ हाईलाइट और की। फिर रह गया कि आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे सादिया ने बताया कि वो पेशेंट नीड्स 1000 मिलीग्राम एक्स्ट्रा। उसमें की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1300 मिलीग्राम चला जाता है फीटस को, 500 मदर के अपने रिजर्व्स को जाता है, और ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी होता है उसमें 200 मिलीग्राम लॉस हो जाता है। ये 1000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जब लैक्टेशन है उसमें भी उसको ज़रूरत होगी। और फिर हमने बात कर ली इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट टाइप ऑफ एनीमिया। वो सारी जो बात अभी हुई है वो लिख लीजिए कि आप उसकी ब्लड फिल्म बनाएंगे, PCV, MCSC, MCV, फिर फेरेटिन लेवल वगैरह वगैरह वगैरह। फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में है फेरेटिन, सीरम आयन, आयन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये हर एक में नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप ये तीनों टेस्ट करवा सकते हैं टू मेक ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अब नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में डेली आयरन इनटेक है 2.5 मिलीग्राम जो हम अब्जॉर्ब करते हैं। इंक्रीज हो जाता है ये 3 टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसकी ज़रूरत 3 गुना हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन प्रेगनेंसी, कि जिनको जो एनीमिक मदर्स हैं वो प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, बेबी को IUGR हो जाता है, और बेबीज आर बोर्न विद एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी, और सीवियर हो तो फिर बेबी को IUD भी हो सकती है। इन व्यू ऑफ दीज मैनेजमेंट, generally speaking, every woman should go on iron, क्योंकि as I said कि 50% तो एनीमिक है, जो नहीं एनीमिक उनके भी रिजर्व्स बड़े थोड़े हैं। आ गया नेक्स्ट, पैरेंटल आयरन की जरूरत है अगर पेशेंट 32 वीक्स के बाद आए और उसकी हेमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम, उसको पैरेंटल आयरन हम देते हैं। या TDI जो फार्मूला आपने बताया वो TDI कैलकुलेट करने का, और वो टोटल डोज कैलकुलेट करके हम दे देते हैं, या इंटरप्टेड इंट्रावीनस इंजेक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है अगर 32 वीक्स के बाद आए, सिम्टोमेटिक हो, जैसे आज का पेशेंट था, उसको ब्लड की जरूरत है, और उसकी हेमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम हो, और प्रेगनेंसी। और फिर याद रखिए कि हम देते हैं मैक्सिमम 2 बैग्स, और जिस तो साइंस ऑफ हार्ट फेलियर हो, कंजेस्टिव कार्डियक, उनको पैक्ड सेल देते हैं, होल ब्लड नहीं देते। लेकिन ऐसे पेशेंट्स की 2 बैग ट्रांसफर एक्सचेंज क्या क्रॉस मैच करके फ्रिज में हर वक्त रखते हैं, ताकि अगर वो आए तो उनको ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो हम दे सकें। और फिर नेक्स्ट के एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की बेबी को जरूरत मदर को हो सकती है अगर बहुत सीवियर है, जिसके हम बहुत कम करते हैं। हम पैक सेल तक करते हैं, मैक्सिमम 2, और चूँकि एक बैग से 0.8 ग्राम तक इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए 8 वाले को 2 दोगे तो 9, 9.5 हो जाएगा, तो 11 ना भी होगा तो मैनेजेबल हो जाएगा। तो उसके हमने 2 इमरजेंसी के लिए भी रखे हुए हैं। और साथ उसके जब ओरल आयरन आप देते हैं, ये याद रखिए
कि उसकी कोई भी दे फॉर्म, फेरसल्फेट, फ्यूमरेट, सक्सीनेट, जो भी दें, कि डेली 120 to 240 मिलीग्राम इनटेक है। उसके साथ फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम देते हैं, विटामिन सी भी देते हैं। कैल्शियम साथ नहीं देनी चाहिए, उससे अब्जॉर्प्शन पुअर हो जाती है। और अगर आप ये प्रोफाइलेक्टिक आयरन देंगे तो पॉसिबली इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन 0.8 ग्राम पर वीक हो सकती है। और जैसा सादिया ने कहा 3 से 4 हफ्ते में लेवल बढ़ सकता है, लेकिन 32 वीक्स के बाद हम वो चांस नहीं लेना चाहते ओरल वाला, इसीलिए पैरेंटल आयरन देंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। उसके देखने के लिए रिस्पांस कैसी है, वो रेटिकुलोसाइट काउंट हम देख सकते हैं। और फार्मूला जो उन्होंने बताया फर्क था, मेरे पास जो बताया है लिखा हुआ वेट इन पाउंड्स, डेफिशिएंसी इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड 0.3 plus 500 milligram. It gives you total iron which is to be given by TDI. यहाँ पे जो अवेलेबल है फेरेंजेक्ट। सर प्लीज ये दोबारा बताएंगे फॉर्मूला? फार्मूला है वेट इन पाउंड्स, डेफिशिएंसी 100 माइनस पेशेंट्स ओन हीमोग्लोबिन, ये डेफिशिएंसी की फिगर आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये जितना निकला उसमें 500 मिलीग्राम और ऐड कर लीजिए। ये टोटल डोज इन्फ्यूजन का एक डोज है। वो डिटेल आपने बहुत दफा TDI दी होगी, आपको पता है। और फिर ये याद रखिए एनेमिक पेशेंट्स जो हैं, वो जैसे ये अभी पेशेंट थी, इसको डिस्निया था, दे आर टू बी ट्रीटेड ड्यूरिंग लेबर लाइक कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि इनका दिल जो है ओवरलोडेड होता है, इसलिए उनके लिए ब्लड भी रेडी रखें। और बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो इनटू PPH, थोड़ा सा लॉस भी उनको शॉक में भेज देते हैं। और एक्टिव मैनेजमेंट 3rd स्टेज की होनी चाहिए। और बाद में फॉलो अप, जी पुरपीरियम में दे आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, लैक्टेशन में आयरन जारी रखना चाहिए। ये मैं बड़ी ब्रीफली, फिर आप कहे मैं लेकिन ये तैयार किया आपको इम्तिहान में कैसे बोल। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। सर वो जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर, जैसे सर अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होगी तो वो तो सीवियर एनीमिया में होगी, अगर HB लेस देन 7 या मतलब 8 से कम जिस पेशेंट की होगी। लेकिन सर अक्सर पेशेंट्स की जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, तो मतलब वो पेशेंट ऐसे कंप्लेन कर रही होती है, इतनी पेल लुकिंग भी नहीं होती, मतलब पेल वैसे होती नहीं है इतनी ज्यादा, और उनकी जो है ना फटिगेबिलिटी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी वो कहती है कि हमारा सांस चढ़ता है। लेकिन सर बाद में जब हम उनकी लैब देखते हैं तो HB 9 होती है। मतलब सर अक्सर पेशेंट ऐसे फॉर्मली कह देती है कि हमारा सांस फूलता है, घर के काम भी हम नहीं कर सकती। तो सर हम इसके लिए क्या ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि हम क्वांटिफाई करें कि वाकई इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या नहीं? नाम रिजवान मर्दाना है, आवाज जनाना है। वैसे तो आपने बिल्कुल सही बोला, अच्छी बात, वेरी गुड क्वेश्चन। कि पेशेंट कहता है, वो हर पेशेंट कहता है मैंने सांस चढ़ता है, हर पेशेंट कहता है मैं काम नहीं कर सकती, और ये कहता है। तो आपने कहना है कि आई विल कोरिलेट हर सिम्टम्स विद लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, और ऑब्वियसली लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि अगर उसकी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम है और वो कहती है ये सारी मुझे सांस भी चढ़ता ही है, वो देन यू से कि इस पेशेंट में आई ट्राई टू फाइंड आउट एनी अदर कॉज ऑफ हर dyspnea or shortness of breath, that could be just lack of exercise, anything. So don't take इसका shortness of breath हमेशा ही अनीमिया की वजह से, अनीमिया की वजह से है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ हीमोग्लोबिन 8 ग्राम, अनीमिया की वजह से नहीं है। अगर
सांस चढ़ता है, hemoglobin 10 है, hemoglobin 11, you will say in this case the cause of her shortness of breath is not anemia, maybe it is heart, maybe lungs, maybe any other factor. I like to investigate that. Investigate heart. Excuse me, sir. एक एग्जाम में डिटेल नहीं मांगेगा कि हार्ट को कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे या लंग्स को कैसे करोगे, लेकिन आपने नाम किया कि एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एग्जाम में जो केस आया था तो उसमें उन्होंने मुझे नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया दिया था। पेशेंट की जो इंडाइस थी सारे नॉर्मल थे, तो मैंने उनसे फेरेटिन लेवल मांगा था या मैंने कहा एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया एंड तक ना। तो फेरेटिन लेवल इन्होंने मुझे 100 दिया। तो सर 100 में मेरा यही था कि मैं थैलेसीमिया की तरफ चली गई, लेकिन वो थैलेसीमिया पे सर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी एग्जामिनर। तो सर क्या हम लोग एक्यूट जी सर। नहीं, एक मिनट मिश्रा, आप ये बताइए कि जब उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, सर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8 दिया था मुझे, फिर जिसपे इसको जिसपे इसको 1 मिनट लग चुकी थी। आपने 8 हीमोग्लोबिन और इन्वेस्टिगेशन शोड कि वो आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, फिर आपकी बात बिल्कुल सही थी कि आई लाइक टू फाइंड आउट अदर कॉजेज ऑफ एनीमिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस तक पहुंचने से पहले विटामिन B12, फोलिक एसिड, प्रोटीन्स, इनके नाम ले लें क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है, फिर थैलेसीमिया आता है, फिर कोई और आता है। लेकिन सर उसका जो MCV था वो उन्होंने मुझे 90 दिया था, तो वो हाई लेवल पे भी नहीं जा रहा था ना कि मैं अगर मेगालोब्लास्टेमिया की तरफ जाऊं, क्योंकि उनका MCV 90 था। 90 दिया मुझे इन्होंने, और उसका जो है MCH दिया था उन्होंने मुझे दिया अबाउट 28, और MCHC जो था वो था उसका 32। एवरीथिंग इज इन अ नॉर्मल रेंज, और फेरेटिन इन्होंने मुझे 100 दिया था। देखिए ये बात ये है, अगर नॉर्मोसिटिक वो अनीमिया है तो फिर वो उसकी कॉजेज यही होगी जो आपने गिनी है, तो आपने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन पता नहीं क्या उसमें आपने और क्या कह दिया होगा जो उनको पसंद नहीं आया। लेकिन सर एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर, इस केस में जैसे नॉर्मोसिटिक दिया था, MCV नॉर्मल आ रहा था, तो हमें रेटिक काउंट नहीं मांगने चाहिए थे टू रूल आउट हीमोलिटिक एनीमिया एंड ब्लीडिंग? रेटिकुलोसाइट काउंट वो हम हाँ जी नॉर्मली हम मांगते हैं जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं टू फाइंड आउट रिस्पांस। तो लेकिन आपने कहा उसकी नेचुरल रिस्पांस थी वो, उसके बोन मैरो इज एक्टिव मेकिंग मेंट्स फॉर दो हीमोग्लोबिन, तो आपने ठीक कहा। कोई ऐसी मतलब ये तो डिस्कशन अनीमिया की, मैं कहूँगा कि 99% आपका पेशेंट अनीमिया का आयरन डेफिशिएंसी है। इम्तिहान में मुझे आप कह दीजिए मैं गलत कहता हूँ, जब आपके पास सिर्फ हीमोग्लोबिन देखी जाती है 8 ग्राम, आपकी प्रोफेसर क्या कहती है इसका ट्रीटमेंट क्या करो? आयरन दो, ब्लड दो, आयरन दो, क्योंकि वो इन द एंटीनेटल क्लिनिक की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और बाकियों को 10% जो बाकी के रह गए, विटामिन B12, फोलिक एसिड, थैलेसीमिया या कोई यहाँ स्फीरोसाइटोसिस वगैरह नहीं होता, लेकिन कोई कंजेनिटल कॉज, तो वो तो मतलब बोन मैरो सप्रेशन, एप्लास्टिक बोन, ये सारी बातें जो है ये आप जनरली इनकी ज़रूरत आपको 1-2% भी नहीं होगी इम्तिहान में, ज़्यादा यही होगी आयरन डेफिशिएंसी। इसी को बार बार प्रेजेंट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनीमिया इज सो कॉमन। आप अगर अभी 95 लड़कियां सुन रही थी मेरी क्लास, तो 95 में से 9 को तो ज़रूर एनीमिया मिलेगा, 9 को ही फाइब्रॉइड मिलेगा, 9 को ही यूट्रोवेरिनरी प्रोलैप्स मिलेगा, 9 को ही सब फर्टिलिटी मिलेगी। ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इनकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे को प्रेजेंट करिए, ताकि फिर कोई बात हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिए, हर वैसे मैं तो हाजिर हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे इस पेशेंट में HB8 थी
और एमसीवी नॉर्मल आ रहा था। तो सर इसमें को एग्जिस्टेंट साथ आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है और साथ में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, क्यों जी नहीं हो सर। सकती, मोस्ट कॉमन। तो क्योंकि जी ये माइक्रोसिटिक वगैरह वगैरह वो है जब उसका इम्पैक्ट हीमोग्लोबिन, जैसे अभी ब्लीडिंग के साथ पेशेंट हुई आई है, उसको वक्त लगेगा कि ये माइक्रोसिटिक और पीसीवी जी उसका डाउन होने में, तो उसकी आप करेंगे तो हीमोग्लोबिन विल बी डाउन बट अदर फीचर्स विल बी नॉर्मल। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं अच्छा, मुझे बताइए मेरी क्लास में सपना कुमारी बैठी है कि नहीं बैठी? नहीं बैठी। मैंने पिछली दफा थी कि नहीं सर मैं आती हूँ, क्योंकि मैं इसका खास अपन नाम, एक तो वैसे बाकी नामों से फर्क है, लेकिन वो इतनी हेलो रेगुलरली उसने मेरी क्लास जी सर, मैं बैठी हूँ। फिर हो गई। हेलो और मैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आपको पास कराऊं, तो कि इतना रेगुलर मेरा फेल हो जाए, आई इसलिए मैं आप आ रही हो, अगर तुम भी सवाल पूछा करो ना बाबा, कोई हमारी क्लैरिफिकेशन है इम्तिहान की, ताकि anybody who attends my class regularly, I feel it is my responsibility कि वो ठीक तैयार होके इम्तिहान में पहुंचे और पास। इंशाल्लाह। For years and years मेरा तो रजिस्ट्रार फेल ही नहीं कभी हुआ। मतलब मेरा एक मैं अपनी एक छोटी समरी बताऊं सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक पेशेंट देखी थी, शी वाज ग्रेविडा सर उस दिन आपने डिस्कस किया था कि अगर एचबी किस पे हम मांगे, अगर 10.3 है या 5 है, तो हम एनीमिया जो इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं किसी और केस में, तो कहाँ से हम शुरू करेंगे ये एनीमिक है? तो 10.35 आप कह रहे थे उसका क्या करते हैं? में 10 को आप समझिए कट ऑफ लाइन, तो 10 से कम हो तो कहिए जी एनीमिक है, फिर मैं इसी, फिर वरना वो 10 से ऊपर भी मांगने को, WHO ने 11 का है, और पिछली क्लास में मेरे वो लड़की आ गई थी कि 10.3 को मैं 2 दफा TDI दे दूं, तो वो तो फेल होने वाली बात होगी। तो अगर 10 से ऊपर है तो कोई और प्रॉब्लम है, उसी को फोकस करो, एनीमिया की तरफ मत लेके जाओ। सर उसमें हम एनीमिया की इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं मांगेंगे ना? 10 से ऊपर है कहो जी ठीक है। सर अगर पेशेंट फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में है और वो प्रेग्नेंट है, फिर भी नहीं मांगना? तो फिर कहो जी मैं इसका फॉलो करूंगी, रूटीन आयन दूंगी, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूटीन आपने आयन दिया, महीने बाद आई, उसका 10.5 11 हो गया, तो इसका मतलब आयन इज वर्किंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसकी 10 है, उसकी एनीमिया इन्वेस्टिगेशन कुछ प्रॉब्लम तो आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यू विल वेस्ट योर 10 मिनट्स ऑन डिस्कशन ऑफ एनीमिया, जो वो पेशेंट नहीं है। आपके पेशेंट को फाइब्रॉइड की है, आपके पेशेंट तो कोई और किसी की है, आप उसकी डिस्कशन फोकस ऑन टू मेन। तभी मैं बार बार कहता हूँ हिस्ट्री लेते हुए आपके वो मेन फीचर्स हैं पेशेंट के 2 या 3। जैसे आज के पेशेंट में मैंने कहा कि ये पेशेंट जो है ये ट्विन प्रेगनेंसी है, अनश्योर ऑफ डेट्स है, अनीमिया है। We could have gone into discussion of unsure of dates. We could have discussed her twin pregnancy management. We could have discussed her anemia management. इसमें ऐसे पेशेंट में आप फोकस ऑन टू द मेन प्रॉब्लम। सर एक गायनी का केस का क्वेश्चन पूछना था। सर एक पेशेंट थी, वो पॉलीपेक्टमी के लिए एडमिट हुई थी 6 HP पे, उस पर एक ब्लड उसको लग गया था, अभी उसके सिम्टम्स थे। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जाम में अगर यही केस आता है तो हम 6 पे अगर वो 1 ब्लड लगा वो 7 हो गई, उस पर हमें एक और ब्लड लगा के और ब्लीडिंग स्टॉप है पेशेंट की, तो बाकी हम पैरेंटरल से अगर कर लें, क्योंकि ये मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, आप यही अल्फाज बोलेंगे कि she has got a polyp and at the same time her hemoglobin is 7 gram %,
First, I'd like to correct her anemia and bring it to 11. यहाँ पे 11 बोले, 11 gram %, and only then do polypectomy. Histoscopic करोगे, scopic करोगे. सर 6 पे एक उसको ब्लड लग गया ना. एक मिनट मैंने पूछा. जब आपके पास कोई पेशेंट आए जिसकी आपने इलेक्टिव सर्जरी करनी है, मायोमेक्टमी करनी है, हिस्टेरेक्टमी करनी है, कुछ और करना है, उसमें आपने पहले कहना है कि जी मैं इसका अनीमिया करेक्ट करूंगी और इमरजेंसी में नहीं करेक्ट करूंगी, मैं उसको आयरन दूंगी, जो भी उसकी वजह है उसको करेक्ट करूंगी. जब वो करेक्ट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर इलेक्टिव सर्जरी करूंगी. ये बोलना. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि कोई सिजेरियन सेक्शन है तो जैसे प्रीवियस 1 है, 2 है, 3 है, तो उनकी कोई गेस्टेशनल एज हो के 37 पे इसको प्रीवियस 2 को करना है, 38 पे प्रीवियस 3 को, या 36 पे. लेकिन कहीं डिस्कशन होती है तो यही बात होती है कि अगर 33 किसी के प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो 36 पे करो. तो प्लीज ये क्लियर करें कि किस गेस्टेशनल एज पे हम तो 37 पे ही करेंगे ना. अगर सिजेरियन अगर प्रीवियस 3 भी है तो उसका सिजेरियन कब करेंगे, ये प्लीज क्लियर करें कि किस 1 है, 2 है या 3 है. अच्छा वो आपने ये सवाल पूछा. लो जी, ऑब्स्टेट्रिक्स में आपने सिजेरियन सेक्शन करना है, कब करना है, ये इसका जवाब आपने इस तरह देना है. मैडम, I'll monitor fetal well-being and mother well-being. मॉनिटरिंग के वो मैंने 2-3 दफा आपको बातें बताई हुई हैं. फीटस में किक चार्ट है, CTG है, बायोफिजिकल प्रोफाइल है, डॉपलर है, जो भी है. और इधर मदर में उसके पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर और उसके साथ हीमोग्लोबिन एंड दूसरी जनरल वेलबींग. ये करके अब जब आई कम बैक कि वो पेशेंट जिसका हमने इलेक्टिव सेक्शन करना है, आई कब करने का जवाब होगा, आई मॉनिटर मदर एंड फीटस. इफ बोथ आर वेल, आई डू इट एट 37 completed weeks. If any one of them shows any distress, ma या baby, then I'll do it early. लेकिन सर हम ये नहीं करते कि 39 वीक्स पे करना चाहिए कि उस पे आरडीएस का चांस कम हो जाता है, 37 पे सर ज्यादा होता है, तो हम बच्चे के लिए सेफ्टी पे 39 तक ना लेके जाएं अगर सब कुछ ठीक है. तो आप कह सकते हैं instead of 37 weeks I'll take it to 38 completed weeks. तो 37 completed, 38 एक ही हफ्ते का फर्क है. I'll try to extend it to 39 for the reasons which you have mentioned. सर प्रीवियस 3 को भी ले जा सकते हैं 39 पे करके, अगर हम सेफली एग्जाम में बोल सकते हैं कि प्रीवियस 3 39. आप ये नई बात निकालेंगे, पर मेरा ख्याल है ना कर दो तो चंगी कर. प्रीवियस 3 हो और डायबिटीज भी हो, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज हो और प्रीवियस 3 हो, तो हम कहाँ तक लेके जाएं? डायबिटीज भी हो और क्या, प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन भी हो. वो डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा है तो 37 कंप्लीट. तो सर डायबिटीज में तो 38 पे कहते हैं ना सर, 38 पे कराएं लंग मैच्योरिटी के लिए. 37 कंप्लीटेड वीक्स का मतलब क्या है? 38 हेलो अस्सलाम वालेकुम सर मेरा एक सवाल है. पर एक सवाल सर मोर देन 36 वीक्स पे हमारे पास जब 8 या 9 के साथ HB लेकर आती है पेशेंट, तो हम उसमें IV आयरन देंगे या उससे ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो? जी आप क्योंकि आपने उसका डिलीवरी करनी है विद इन अ वीक और सो, और आप उसका कहेंगे कि मैक्सिमम 2 बैग ब्लड के देंगे, 2 फ्रिज में रखेंगे और फिर 2 बैग दे के 2 फ्रिज में तो सेक्शन करना है, सेक्शन इंडक्शन करना है. सर एक क्वेश्चन पूछना था. पूछ लीजिए. सर हमारे पास एक पेशेंट है, ग्रेविडा 5 पैरा 4+1 एप्ला का डायग्नोस केस है. उसके सारे जो बच्चे हैं वो 8 और 7 मंथ से प्रीवियस IUDs हैं
और प्रीवियस वन सिजेरियन भी जब हुआ था तो 32 वीक्स पे हुआ है और वो बेबी भी सरवाइव नहीं कर सके। अभी हमारे पास 32 वीक पे आई है, तो अभी हम सेक्शन प्लान किस वीक पे करें? वही बात जो मैंने अभी भी बोली, आप सेफ है इम्तिहान में अगर मेरी वाली ये लाइन देंगे, आई विल मॉनिटर फीटस, आई विल मॉनिटर मदर, ये बोथ आर वेल, आई विल कंटिन्यू प्रेगनेंसी, डेकाड्रॉन वगैरह लगाऊंगी और आई विल कंटिन्यू। और फिर सर अल्दो के प्रीवियस सारे जो है 8th और 9th पे 8th और 7th पे आईयूडीज हो जाते थे, फिर भी हम सेफली आगे चल सकते हैं। जी आप मैंने बोला ना कि वो आपने मॉनिटर नहीं किए थे, पॉसिबली किसी ने मॉनिटर नहीं किए थे, अब आप मॉनिटर कर रहे हो फीटस और मदर, और अगर वो ठीक है तो कंटिन्यू करो, नहीं ठीक तो उसका 32 पे आइए, 30 पे आइए सेक्शन। फिर बोलिए सर, मेरा एक क्वेश्चन है अगर ओके हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि पेशेंट अगर हमारे पास आ रही है कि इसको ओवरियन मैलिग्नेंसी है, जर्म सेल में तो हम 1A तक उसकी फर्टिलिटी सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर यंग पेशेंट में एपिथेलियल ट्यूमर आ जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है फर्टिलिटी सेविंग का, या हम उसका फिर वही आप वही वो जो गाइडलाइन है वही उसको फॉलो कीजिए। 1A पे रिजर्व कर सकते हो, 1A के बाद नहीं कर सकते इम्तिहान। सर एपिथेलियम में भी तो ये जो भी है आप जो वो जहाँ टेबल लिखी हुई है ना क्लासिफिकेशन और उसके आगे मैनेजमेंट बड़ी ब्रीफ थी, तो 1A तक ये है, 1B प्लस दूसरों की ये है, बड़ी क्लियर कट लाइन ड्रॉ की हुई है बिटवीन A एंड B। आप वही रखो अपनी, बाकी आपकी एम्पैथी पेशेंट की केयर पहले। अब तो बस करिए, चुके 95 थे, अब तो अटेंडेंट ही 60 रह गए, बाकी भाग गए। सर अगर आपकी आवाज कभी आती है कभी नहीं, सर मेरा सवाल था के साथ पेशेंट नहीं आ रही। जाए तो एक मिनट दोबारा बोले। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर 7 HP के साथ पेशेंट लेबर में चले जाए, एक्टिव लेबर में, तो हम सर को सेफली कितना ब्लड ट्रांसफर? सॉरी कुछ प्रॉब्लम बस हम सर मेरा एक क्वेश्चन था, मिड ले चांस फिर बोलो। सवाल कर अगली जवाब पूछ। ठीक है सर। अभी मैम ये सर ये पूछ रहे हैं कि 7 HP है और लेबर में पेशेंट आई है तो कितना ब्लड लगाऊं? 7-8 पे तो बिल्कुल आप मैं ब्लड सेटअप कर दूंगी और ये नहीं करूंगी रश करूंगी, उसको ओवरलोड करके मारूंगी। अब ब्लड सेटअप करूंगी और फिर ब्लड को जारी रखूंगी। मैं उसको 7 पे आई है तो 4 बैग लगा के फिर 4 बैग लगा दोगी तो कंजेस्टिव कार्ड फेलियर से मरेगी, ओवरलोड हो जाएगा हार्ट। तो आप कहिए कि आई विल अरेंज 4 or 5 bags and set up blood and continue while she is in it. Don't name के 3, 4, 5. Okay. Then see you next week. I've enjoyed talking to you all. I love it. I love it. And thank you for coming and listening to me. It's a great honor talking to you. Thank you. Thank you, sir.